हमारा इग्नू का सेकेंड ईयर कोड जाना जाता है, जो कि आपका कोड है BPCS 186, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसे हम तनाव प्रबंधन के रूप में जानते हैं। तो इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चंस को आप कर लेते हो तो पूरा आपका एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। ठीक है, हम इस कोर्स में आपके 12 क्वेश्चंस कवर करेंगे। 12 में से ही आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम कवर होगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि तनाव के कारण का वर्णन कीजिए। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे कि तनाव क्या होता है और तनाव के कारणों की व्याख्या या फिर वर्णन कीजिए, ये हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन को पूछता है एग्ज़ाम कि तनाव से आप क्या समझते हैं, या फिर तनाव को परिभाषित कीजिए। मतलब एक ही है, तनाव क्या है, तनाव को परिभाषित कीजिए, तनाव से आप क्या समझते हैं, सब एक ही है। अब इसके कारण भी बताने हैं। तो देखिए, तनाव का मतलब ही होता है ना कि जब मनुष्य मानसिक रूप से अस्वस्थ हो यानी कि फिट नहीं हो। कहने का मतलब है कि तनाव एक ऐसा स्टेटस है जहाँ पर मनुष्य जो है ना टेंशन लेता है, मतलब अपने आप में किसी चीज़ को करने में मतलब एबिलिटीज़ नहीं हो पाते, कंप्लीट नहीं हो पाते, वो मतलब बोल सकते हो कमज़ोर होता है। तो उसी को हम तनाव बोलते हैं। अब तनाव बहुत से प्रकार के हो सकते हैं। तनाव के कारण जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तनाव के प्रकार और तनाव के कारण का मतलब एक ही है। तो देखो, पहला कारण हो सकता है जीवन की घटनाओं का, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि आपके जीवन में बार बार दुख हो रहा है, दुखी हो रहे हो, बार बार आपके जीवन में कोई दुख आ रहा है, चाहे पारिवारिक दुख हो, चाहे फैमिली की प्रॉब्लम्स हो, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, तो ये तनाव के कारण हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सकारात्मक प्रभाव का ना होना, यानी कि मान लो कि जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो भाई, वहाँ के लोग ज़्यादा मतलब इस तरीके के होंगे जो भाई वहाँ के कारण तनाव पड़ जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ऑफिस में वर्क करते हैं, ऑफिस में स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, तो हम क्या कहते हैं, उसके कारण भाई सब एक दूसरे को स्ट्रेस देने लगते हैं कि आपका काम इतने में कंप्लीट होना चाहिए, इतने टाइम में आपका फुलफिल होना चाहिए। उसी को हम एनवायरमेंटल स्ट्रेस बोलते हैं कि आपका सकारात्मक प्रभाव नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद कहने का मतलब है कि अब आप अपने अंदर की चेतनाओं का, यानी कि बोल सकते हो कि आंतरिक जो अकेलापन है, अकेलापन जो होता है, अलोन फीलिंग्स के रूप में देख सकते हैं। आप देखते होंगे कि हम बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ठीक है। हम सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, फलाना ढिकाना, अपने आप को बिजी रखना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि हम कुछ ना कुछ चिंतन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ थिंकिंग करते रहते हैं, तो वो तनाव हो जाता है। अब देखो, तनाव का और भी कारण है, जैसे कि स्वास्थ्य का कमी, जो हमारा स्वास्थ्य अस्वस्थ हो, हम अनफिट हो, अनहेल्दी हो, बार बार बीमार पड़ रहे हो, तो हम स्ट्रेस पड़ जाता है कि मैं प्रॉपर पढ़ नहीं पाता, प्रॉपर अपना टाइम नहीं दे पाता, मैं अपने फैमिली के लिए दुखी हूँ, बोझ हूँ, इस तरीके की सोचने लगते हैं। तो वो क्या है? तनाव का कारण है। अब उसके बाद भगवान पर श्रद्धा और विश्वास, फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक कारण है कि भाई हम भगवान पे बिलीव करते हैं, तो और कहते हैं कि बस भगवान मेरे लिए अच्छा करना, अच्छा करना, अच्छा करना, मेरे साथ बुरा मत करना। लेकिन हमारे साथ कई बार क्या होता है कि इसका अपोजिट होता है, हमारे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहते हैं। तो देन हम क्या कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, भगवान ने मेरा शोषण किया, भगवान ने मेरा मतलब उपहास उड़ाया, या फिर बोल सकते हो कि भगवान मेरे साथ खड़ा नहीं है। तो ये भी क्या है, एक जो आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा है ना, उसके कारण भी आप तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आत्म संवेदना ना होना, यानी कि आप बोल सकते हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होना, सेल्फ बोल सकते हो कि आप संवेदनशील नहीं हो, उसकी कमी के कारण आपका जो है, आप डेली सुबह नहीं उठते होगे, आपका कोई रूटीन नहीं है, जिसके कारण घर में भी बहस हो जाती है कि दिन भर सोते रहता है। इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स आपके पेरेंट्स के थ्रू मिलते रहते हैं। तो ये भी एक बोल सकते हो कि आप अपनी तरफ से जो है किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्टिव नहीं हो, आपका कोई रूटीन नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है तनाव का। अब उसके बाद आत्मसम्मान, यानी कि तनाव का और भी एक सबसे बड़ा कारण है ना कि आपके आत्मसम्मान पे कोई ठोस पहुंचा दे। फॉर एग्जाम्पल, आप भाई अच्छे हो, लेकिन बार बार कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठोस पहुंचा रहा है, तो आप इस तरीके से सोचने लगते हो कि भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी मेरे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट पे क्यों उंगली उठा रहा है। तो ये सब क्या है? तनाव के कारण है, ठीक है। तो हमारे तनाव जो है बहुत से प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और भी बता देता हूँ तनाव के कारण। एज ए स्टूडेंट, जैसे अभी आप लोग क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, तो इसके कारण जो है आप क्यों क्लासेज अटेंड कर रहे हैं? बिकॉज
बिकॉज ऑफ यू कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स के कारण आप स्ट्रेस है, तो आप सोच रहे हो कि अपनी तैयारी करें, बेस्ट तैयारी करें, जिसके कारण आप स्टडीज़ कर रहे हो, तो ये भी तो एक तनाव का कारण है, तभी तो कर पा रहे हो। तो तनाव देखो बहुत अच्छा है, जब तक हम किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेंगे हम कोई भी अपने लाइफ में कामयाबी अचीव नहीं कर सकते। तो बस ये है कि तनाव हमारा लिमिट में होना चाहिए। एम आई राइट? क्लियर है यहाँ तक सबको? क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और तनाव के प्रबंधित करने के सुझावों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि मेंटली आप हेल्दी हो, फिट हो। तो देखो ये मानसिक स्वास्थ्य और तनाव को हम कैसे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो ऐसा बहुत से उपाय हैं। तो पहली बात तो ये है कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि मनुष्य संपूर्ण रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जिसमें किसी भी प्रकार का अत्यधिक मात्रा में तनाव ना लेता हो और वो उसकी सूझबूझ, उसका सोचने की क्षमता और किसी चीज़ पे गलत या सही देने की राय में वो पूर्ण रूप से सक्षम हो, उसी को हम मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मेंटलिटी वो फिट हो कि भाई कोई भी मान लो फॉर एग्जांपल वो इंसान मेरे लिए सही है या गलत है, इस चीज़ का परख करने वाले को ही हम मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं। ठीक है, तो भाई हम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हम तनाव को कैसे कंट्रोल कर सके ताकि हम मेंटली फिट रह सके। तो देखिए पहली बात तो यह है कि हम योगा करके, यानी कि योगा करके हम अपने तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो क्या कर सकते हैं हम? योगा करके। देन उसके बाद अगर हम और बात बोलें तो हम अपनी शैक्षिक व्यवस्था में, यानी कि हम शिक्षा व्यवस्था में अपने आप को बिजी रखें। ठीक है, मतलब शिक्षित रूप में स्टडीज़ में बिजी रखें। इससे कारण क्या होगा कि हमारे कई पुस्तकें ऐसी हैं जो मोटिवेशनल पुस्तकें हैं, बहुत से मतलब लोगों को एक आइडियल प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बी आर अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ लीजिए, आप अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ लीजिए, आप एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ लीजिए। तो ये सब जितने भी विद्वान थे जिन्होंने मतलब एक अलग ही मतलब बोल सकते हो नाम, नेम फेम इन्होंने मतलब कमाया और इनकी एक नॉलेज अलग लेवल की है। ठीक है, इनके नॉलेज के आगे ऐसे आप आर्यभट्ट के बारे में पढ़ लीजिए, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लीजिए, या फिर आप किसी भी मतलब पॉपुलर लोगों के बारे में देख लीजिए, इतिहास के पन्नों को उखाड़ के देख लीजिए। आप छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ लीजिए, या फिर जितने भी महाराष्ट्र सम्राट हैं, अशोक सम्राट के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है ना कि मतलब ये किस तरीके की अकेले इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी नेम फेम, इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया। जैसे हमारे बी आर अम्बेडकर जी के बारे में देख लीजिए, नीची जाति के होते हुए भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी वो कक्षा के बाहर से ही सुन सुन के अपने नॉलेज को इतना बढ़ा लिए कि आगे जाके हमारे संविधान का निर्माण के बोल सकते हो संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सब क्या है, एक मनुष्य को एक आइडियल प्रोवाइड करते हैं, एक मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप कैसे तनाव से बच सकते हैं भाई? आप जब चुनौती लेते हो, फॉर एग्जांपल चैलेंजेस लेते हो, तब आप अपने आप को भाई अगेंस्ट कर पाते हो तनाव के। ठीक है, उसके बाद आप किसी से फाइट करते हो। फाइट करने का मतलब होता है कि भाई आप प्रॉब्लम से लड़ते हो, हार नहीं मानते, उस प्रॉब्लम के साथ कहते हो आई विल डू इट, आई कैन डू इट। आप जिस तरीके से ये जज्बा लेके आते हो तो उसके कारण क्या होता है कि आपके अंदर से जो तनाव का लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका कोई सहयोग कर रहा हो, यानी कि सपोर्ट कर रहा हो, तो भाई आप टेंशन से फ्री रहते हो। ठीक है, इस कारण से आप तनाव से मुक्त हो जाते हो। तो ये जो है आपका पर्टिकुलर तनाव से मतलब दूरी कैसे बन सके, या फिर बोल सकते हो कि बुराइयों से दूर रहना, ईश्वर के प्रति समर्पण रहना, जो आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करे, तो वो सब क्या है, तनाव से मुक्ति होती है। और तनाव की मुक्ति होने के कारण जो है मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। ठीक है, क्लियर है? और क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि तनाव की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा तनाव शब्द को परिभाषित कीजिए। तनाव की अवधारणा यानी कि तनाव के बारे में लोगों ने क्या क्या अपनी बातें रखी। ठीक है, तनाव किस तरीके से उन्होंने बताया। तो देखो तनाव को बहुत से लोगों ने कहा कि एक मानसिक रोगी होने की प्रक्रिया को हम तनाव कहते हैं।
यानी कि मानसिक रूप में हम रोगी हैं, यानी कि बोल सकते हो बीमार हैं, उसी को हम तनाव कहते हैं। अब तनाव की अवधारणा में जिसमें हम मनुष्य जो है अपने क्षमताओं को भूल जाते हैं, यानी कि हम किस तरीके की हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हम ये सब भूल जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। आप ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाओ, आप जो काम अच्छे से कर पाते थे वो काम भी आप नहीं कर पाते उस सिचुएशन में, ठीक है। तो तनाव से ही हम संतुलन बनाने के कारण जो है इस पर अपना विजय पा सकते हैं, यानी कि तनाव पे हम बैलेंस बना लेना तो हम विजय कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम हार जाते हैं इसके सामने। और कई बार देखा होगा तनाव के कारण स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, इतना स्ट्रेस बन जाता है कि इंसान सुसाइड कर लेता है। क्यों करता है भाई? उसे कंट्रोल नहीं हो पाता और दुनिया बोलती है कि वो बड़ा मतलब बुज़िल था या फिर कमज़ोर था। भाई कमज़ोर नहीं था, सुसाइड करने से पहले उसने कई बार अपने आप को रोका होगा कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तनाव उसके अंदर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो उसके आगे हार जाता है, ठीक है। अब देखो तनाव की अवधारणा कई फिलोसोफर ने अपने अनुसार दिया। फॉर एग्जांपल तनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग वैसी घटनाओं के प्रति मतलब आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित होने के बाद जो है हमारी मन की जो स्थिति है ना एक स्थान पर स्थिर नहीं हो पाती, ठीक है, एक स्थान पर लग नहीं पाती। अब दूसरा अवधारणा क्या है कि हम लोग तनाव को आंतरिक रूप में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाहर उसका इफ़ेक्ट नहीं देख सकते। बस उसे हम महसूस कर सकते हैं कि इस कारण से ये हो रहा है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट बस उसी मनुष्य पे दिखेगा, ठीक है, और जो उसके आसपास है। फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे कि तनाव जो लेते हैं तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर देते हैं, तो भाई उसके आसपास के जो माता पिता रहते हैं वहाँ पे, तो भाई वो समझ जाते हैं कि मेरा बेटा जो है अनफिट हो रहा है, मेंटलिटी उसका डिस्टर्ब चल रहा है, तो वो क्या है दूसरे लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। बस वो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों तक प्रभाव रहता है जो उसके समीप है, उसके करीब है, ठीक है। उसके बाद दूसरा तीसरा अगला जो है तनाव का अवधारणा, वो तनाव से तात्पर्य जो है शरीर द्वारा आवश्यकता अनुसार किए गए किसी भी कार्य को स्वीकार ना करना। यानी कि तनाव वो चीज़ है जो मतलब शरीर कोई कम काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो, लेकिन जो आपका शरीर है और मन जो है ये दोनों विपरीत चल रहे हो, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्कूल टाइम में आप लोग जब पढ़ते थे तो कई बार टीचर बोलते थे कि बेटा तेरा शरीर यहाँ पे लेकिन तेरा मन कहीं और है। तो ये क्या है? यानी कि तनाव वो है कि जब शरीर और जो मन है ना एक स्थिर में नहीं हो, वो अलग अलग डायरेक्शन में है। इसके अलावा जो है पर्यावरण में आप व्यक्ति की अत्यधिक चिंता की स्थिति को ही तनाव का एक अवधारणा के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अब इसमें हम ऐसे भी समझ सकते हैं जब कोई व्यक्ति पर्यावरण का सामना करता है, यानी कि कोई भी चीज़ का फाइट करता है या फिर उसके अगेंस्ट होता है, उसके सामने होता है, इन फ्रंट होता है, तो बहुत सी चीज़ें वो नोटिस करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य जो है ना अपनी गंभीरताओं के कारण जो है तनाव लेता है, अपनी बोल सकते हो उच्च व्यवस्थाओं के कारण कि भाई मुझे ये करना है, जिसके कारण उच्च रक्तचाप होता है जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तनाव लेने से ब्लड प्रेशर हाई होता है, तनाव लेने से आपका बीपी जो है अनस्टेबल हो जाता है, तनाव लेने से आपका ब्रेन हैमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकते हैं। तो ये सब क्या है? तनाव लेने के कारण जो है अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तनाव के कारण जो है आप अपने कार्य में करने में अकुशल हो जाते हो, आप असक्षम हो जाते हो, कर नहीं पाते अपने किसी भी काम को, ठीक है। अब इसी दृष्टिकोण के कारण जो है अलग अलग जो है मनुष्य के द्वारा अलग अलग जो है विद्वानों के द्वारा बताया गया है कि नर्वस जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, आप अपना धैर्य खो देते हो, यानी कि आप अपने आप का जो कंट्रोल है वो खो देते हो, चिड़चिड़ा होने लगते हो, पुरानी चिंताएं आपके अंदर बढ़ने लगती है, फिर आप दुनिया से दूर होने लगते हो, फिर आप अत्यधिक झगड़ालू हो जाते हो, आक्रामक हो जाते हो, आप किसी पे हमला करने लगते हो। ये सब क्या है? ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, तनाव के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्लियर हो गया?
और क्वेश्चन है कि पर तनाव के कारण संबंधों पर तनाव क्या प्रभाव डालता है, यानी कि जो स्ट्रेस है, व्हाट इज इफेक्ट ऑन रिलेशनशिप बाय स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेस है उसके कारण रिलेशन में, यानी कि रिलेशनशिप चाहे फैमिली के साथ हो चाहे किसी के साथ भी हो, तो हमारा जो रिलेशन है उसके पे क्या प्रभाव डालता है। तो देखो, कोई भी तनाव व्यक्ति लेता है ना, उसकी बहुत सी कमी होती है, बहुत सी स्थिति ऐसा हो जाता है कि वो अपने धीरे धीरे रिलेशन से कटने लगता है, अपने संबंधी, अपने सगे संबंधी से दूर होने लगता है। और बहुत केसेस में ऐसे भी देखने को मिला है कि खुद ही लोग उससे दूर होने लगते हैं। भाई वो समझ जाते हैं कि भाई इससे बात करेंगे, ये भाई साइको हो गया। हम कई बार बोलते हैं ना कि यार साइको हो गया, ये क्यों हो गया? क्योंकि अब उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो या तो सुसाइड कर लेता है या फिर सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है। तो ये सारे केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, पहली बात तो ये कि इसमें क्या है कि जो तनाव लेने के कारण लोगों पर प्रभाव, हमारे सगे संबंधियों पे प्रभाव पड़ता है, रिश्तों में मनमुटाव होता है। पहला पॉइंट आ जाता है रिश्तों में मनमुटाव। ठीक है, दूसरा आ जाता है झगड़ाओं का बढ़ना। झगड़ा यानी कि लड़ाई, लड़ाई जिसे बोल सकते हैं, लड़ाई का होना। ठीक है, प्यार में अभाव पड़ जाता है, खुशियों में अभाव पड़ जाता है। ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, एकात्मक व्यवस्था खत्म हो जाता है, घर में जो एकता बनी रहती है वो खत्म होने लगता है। ठीक है, रिश्तेदार आपसे दूर भागने लगते हैं, दूरियां बढ़ती हैं। ये सब क्या है भाई? तनाव के कारण है। तनाव से जो होने वाले अत्यधिक प्रॉब्लम्स है, ये रिश्तेदारों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हैं। क्लियर है? ये प्यारा क्वेश्चन है कि तनाव के प्रकारों का वर्णन करें। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ देता है कि तनाव क्या होता है तथा तनाव के प्रकारों का वर्णन करें। एक तो ये क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा कि तनाव के कितने प्रकार होते हैं, व्याख्या करें। तनाव से आप क्या समझते हैं तथा उनके प्रकारों पर चर्चा कीजिए। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन दी ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेस, कि भाई कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के तनाव देखे जाते हैं भाई, यानी कि जो स्ट्रेस है दो प्रकार से होते हैं। एक तो सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक। देखो, दोनों के आपको मतलब समझ में आना चाहिए। सकारात्मक तनाव वो तनाव होते हैं जो पूर्ण रूप से मनुष्य के द्वारा बैलेंस रूप में, यानी कि एक उचित अवस्था में और नियमित रूप से लिया गया तनाव, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन में सफलता के रास्तों पर चलने में सक्षम हो पाता है तथा अपने कार्यों को पूर्ण कर पाता है, उसे सकारात्मक तनाव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने के क्यों पढ़ रहे हैं? आपने स्ट्रेस लिया है कि भाई एग्ज़ाम आने वाले हैं, नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसी को हम सकारात्मक तनाव बोलते हैं। तो अब समझ में आया कि सकारात्मक तनाव से हम जो है ना, अपने जीवन में सफलता के रास्तों पर चल पाते हैं और अपने जीवन में सक्षम हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं तथा अपने कार्य को पूरा कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम घर में कभी कभी रहते हैं तो मम्मी बोल देती है कि बेटा ये सामान, ये काम कर दो। तो वो काम क्यों करते हो? आपने आपने मम्मी की बात मानी, लेकिन वो बात क्यों मानी? वो बात आपने इसलिए मानी क्योंकि आपने सोचा कि नहीं यार, मम्मी इतना काम कर रही है, मुझे भी थोड़ा हेल्प करना है। वो भी तो एक स्ट्रेस है। आपने उनके बारे में सोचा। देखो, सोचने में ही आपका तनाव छुपा है। जब आप थिंक करते हो ना, तो वो स्ट्रेस ही है। ठीक है, तो अब आप उनके कामों में हेल्प कर दिए, तो वो एक सकारात्मक तनाव हो गया। ठीक है, अब देखो, नकारात्मक तनाव वो तनाव होता है जो मनुष्य उचित अवस्था से अत्यधिक मात्रा में चिंतन,
अपने मन में कर रहा हो, जिसके कारण वो मानसिक रूप से अस्वस्थ भी हो जाता है और अपने कार्यों को करने में असफल रह जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मनुष्य कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य को करने में वो असफल रह जाता है। नकारात्मक तनाव में मनुष्य जो है अपने आप को अच्छे से किसी भी सफलता के मार्गों पर नहीं ले जा पाता, ना वो कोई कार्य कर पाता है। वो चिड़चिड़ा होने लगता है, वो मानसिक रूप से अपीड़ित होने लगता है, वो अपने खाने पीने को छोड़ने लगता है, वो लोगों से दूरियां बनाने लगता है, रिश्तेदारों से दूर हटने लगता है, दुनियादारी से धीरे धीरे कटने लगता है, जिसके कारण जो है वो अपने आप को अकेला कर लेता है। अकेला करने के कारण वो कई बार डिप्रेशन में आके, तनाव में आके सुसाइड भी कर लेता है। तो ये सब क्या है? नकारात्मक तनाव है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारा, अब मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोपिंग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसे और ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो, कोपिंग का मतलब होता है कि मनुष्य जो है ना अपने जो नेगेटिव स्ट्रेस है, यानी कि जो नकारात्मक तनाव है, उससे वो लड़ता है। मनुष्य जो है अपने नकारात्मक तनाव से लड़ता है, कोशिश करता है कि मैं उससे उभर कर जाऊँ, बाहर निकल जाऊँ, तो हम उसी को कोपिंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें अगर मैं बात बोलूँ, फोकल मैन के द्वारा एक बात रखा गया 1980 में, ठीक है, कि जो मनुष्य है संज्ञानात्मक व्यवहार करता है, यानी कि मनुष्य दूसरे के संग रहता है और उसके साथ मिलजुल कर रहता है। तो भाई बिल्कुल हम दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे दोस्ती यारी हो, चाहे रिश्तेदारी हो। अगर हम अकेला है ना इस दुनिया में, कोई भी अकेला, ना किसी से मतलब रखता हो ना, तो वो भाई टेंशन फ्री है। लेकिन आप जब भी किसी से मतलब रखने लगोगे तो इट मीन्स आप स्ट्रेस ले रहे हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, कोपिंग का मतलब एक ही होता है, जो कि मनुष्य के द्वारा जो है दूसरे से हम जब मतलब रखते हैं, दूसरे से हम मिलाप रखते हैं, तो वो हमारा कहीं ना कहीं एक तनाव का कारण बन पाता है। उसके बाद मैथनी के नाम से भी एक विद्वान है जिन्होंने 1986 में ये बात बोला कि जो कोपिंग का चेतना है और अचेतना है वो स्वस्थ और अस्वस्थ हो सकता है। यानी कि मनुष्य अगर नकारात्मक तनाव ले रहा है तो वो अस्वस्थ है, लेकिन मनुष्य अगर पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक तनाव ले रहा है तो वो स्वस्थ है। बिल्कुल जी, जब आप पॉजिटिव स्ट्रेस लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में कामयाबी के रास्तों पे चलते हैं, लेकिन जब आप नेगेटिव स्ट्रेस लेते हैं तो हम हर चीज़ भूल जाते हैं और अपने कार्यों को भूल जाते हैं और करने में असक्षम हो पाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक और विद्वान आए जो कोपिंग को परिभाषित किए, जिसे हम हान बोलते हैं, हान। ठीक है, इन्होंने बताया 1993 में, यानी कि 1993 में इन्होंने बताया कि मनुष्य के सामने जो कठिनाइयाँ आती है ना, तो उन कठिनाइयों को वो धीरे धीरे फेस तो करता है, लेकिन वो कठिनाइयाँ जल्दी दूर नहीं हो कारण ना होने के कारण मनुष्य स्ट्रेस से भरपूर हो जाता है, घिर जाता है, कि वो सोचने लगता है अपने अंदर कि भाई मैं इतने दिन से दुखी हूँ, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्यों ये समाप्त नहीं हो रहा। तो इस तरीके की मनुष्य के अंदर थिंकिंग चलने लगती है, जिसके कारण वो अपने ज़िंदगी में अनुकूल हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। ठीक है, और कोपिंग का जो रणनीति है यही कहता है कि जो मनुष्य है वो अपने जीवन से नकारात्मक तनाव से लड़ने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, लेकिन कई बार मनुष्य उसके आगे हार मान लेता है और अपनी रणनीति में वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके कारण उसका स्ट्रेस, उसका तनाव उसके ऊपर हावी हो जाता है, विजय प्राप्त कर लेता है, अपने चुनौतियों से लड़ नहीं पाता, अपने आप में अपने प्रतिद्वंदी, उसका जो प्रतिद्वंदी का मतलब होता है कि जो कॉम्पिटिटर का मतलब होता है कि जो उसके सामने है, तो सामने उसका कौन है, स्ट्रेस है, यानी कि तनाव है, उसका सामना नहीं कर पाता, जिसके कारण वो अपने जीवन में असफल होने लगता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अपोजिट जो है क्वेश्चन बनता है कि भाई समय प्रबंधन
कि तकनीकी का वर्णन कीजिए। देखो समय प्रबंधन तकनीक, तो देखो हम समय मैनेज कैसे कर पाते हैं, तो वो कारण सक्षम हो पाता है तनाव के। जब आप स्ट्रेस लेते हो तभी आप किसी भी चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट करते हो। अब एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम आते ही बच्चे क्या करते हैं ना, टाइम टेबल बनाना लगते हैं। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, ठीक है। चाहे वो सीबीएसई का एग्ज़ाम हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज का एग्ज़ाम हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो ज़्यादातर तो अब ऐसे देखा जाए तो सीबीएसई यानी कि 10वीं तक 12वीं तक ही बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं। अदरवाइज़ कॉलेज के बच्चे तो ये है कि भाई जब पेपर आते हैं तब पढ़ते हैं। आप लोग अपने आप को देख लीजिए, ये फैक्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है ना कि हम समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट करते हैं तभी जब हमारे ऊपर तनाव आता है। और तनाव ना आने के कारण भी हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि भाई हमारे ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। तो भाई जो सीबीएसई जो 10th 12th के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम टाइम आने से 1-1.5 महीने पहले भाई वो फिक्स अपना रूटीन बना लेते हैं कि मुझे एक दिन में 5 घंटे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट पे 1 घंटे देना, इस सब्जेक्ट पे 2 घंटे, इस सब्जेक्ट पे इतने घंटे, ठीक है। तो उसी को हम टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। और टाइम मैनेजमेंट करने के कारण क्या है, रिजल्ट पॉजिटिव आता है। रिजल्ट पॉजिटिव का मतलब होता है कि उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। अब जैसे मान लो कि भाई कोई 10th का बच्चा है, बोर्ड है, तो भाई वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। जब मन जब पढ़ रहा है, 5-6 मिनट पढ़ रहा है, 1 घंटे पढ़ रहा है, कोई मतलब ही नहीं। भाई बाहर खेलने चला जा रहा है, कभी गेम खेल रहा है, कभी क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहा है, कभी बीजीएमआई खेल रहा है, कभी कुछ खेल रहा है, कभी फ़ोन चला रहा है, कभी बात कर रहा है, कभी इधर फलाना ढिगाना, ठीक है, इतने चल रहा है। तो वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा, जिसके कारण क्या होगा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। रिजल्ट नेगेटिव इट मीन्स उसके पेपर में फेल हो जाएगा, अदरवाइज़ पेपर में कम नंबर आएगा। तो यही कारण होता है कि हमारा जो समय है ना, अगर हम उसको प्रबंधित करते हैं, उसका प्लान बनाते हैं ना, हम जिस चीज़ की प्लानिंग करते हैं, यानी कि पहली बात तो है कि हम किसी चीज़ की प्लानिंग करें कि भाई मुझे इतने घंटे पढ़ना है, तो उसी को हम समय प्रबंधन कर पाते हैं, यानी कि टाइम को मैनेज कर पाते हैं। भाई मुझे इतने दिन में, इतने देर में इतने घंटे यहाँ पे बैठना है, इतने देर खेलना है और बाकी मेरे को इतने देर पढ़ना है, तो इसी को हम टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके आगे इसमें हम ये देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में, यानी कि हम जब टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना, तो हमारे जो है हमारे कार्य को जो है सूचीबद्ध करते हैं। यानी कि हम मतलब सूचीबद्ध, जैसे आपने चैप्टर देखा होगा, कोई चैप्टर का हम सारा सीक्वेंस होता है कि भाई इतने चैप्टर हैं और इस नाम के ये चैप्टर्स हैं, यानी कि आपने चैप्टर इंडेक्स देखा होगा, समझ में आया, बुक में देखा होगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या करते हैं, सूची बना लेते हैं, यानी कि सीक्वेंस बना लेते हैं कि भाई मुझे ये कार्य करना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कार्य में करने में सक्षम हो पाते हैं, ठीक है। अब समय प्रबंधन के कारण जो है हम तनाव से मुक्त हो पाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम से पहले अपना टाइम मैनेजमेंट कर लिया कि भाई मुझे अपना इतने बजे उठ के घर जाना है, भाई मुझे इतने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जाता है कि जैसे कि आपने कहीं पे भी चले जाओ, बैंक में ही चले जाओ, बैंक का भी एक रूल है कि भाई 10 बजे बैंक खुल जाता है, 4 बजे बंद हो जाता है, ठीक है। उसके दफ़ा जो है वो काम चलते ही रहता है। तो मतलब हर एक स्थान का जो है ना एक टाइम है, एक टाइम मैनेजमेंट है। हर एक चीज़ का एक टाइम मैनेजमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम अपने कार्य में सक्षम हो पाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम टाइम मैनेजमेंट के कारण जो है हम तनाव से मुक्त हो पाते हैं। भाई हमारे पास स्ट्रेस नहीं रह पाता। हम क्या करते हैं, तनाव से अपने आप को बचा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बच्चे ही हैं, बच्चे एग्ज़ाम टाइम में भाई अपने टाइम को मैनेज कर लिए कि भाई मुझे इतने देर पढ़ना है, तो भाई एग्ज़ाम अगर समय पे भी आ जाता है तो उनके पास टेंशन नहीं होता कि भाई मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, ऐसा टेंशन नहीं होता। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भाई एग्ज़ाम के एंड तक भी 1-2 दिन पहले पुस्तक उठाते हैं और कहते हैं कि यार एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम, सर पकड़ के नाचने लगते हैं। तो वही चीज़ होता है कि जब आप टाइम को मैनेज करते हो ना, तो उसके कारण जो है आप हर एक कार्य को बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से और सक्षम कर होते हुए आप उस काम को अच्छे से कर पाते हो। उदाहरण के रूप में अगर मैं बात बोलूँ तो आप जैसे भी देख सकते हो कि कहीं पे भी एग्ज़ाम्पल ले लो, भाई एक स्कूल खुलने का भी एक टाइम है, वो लंच टाइम होता है, फिर पीरियड टाइम होता है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ एक बेहतर तरीके से हो पाता है ना। तो हम कहते हैं ना कि यहाँ का रूल रेगुलेशन जो है बहुत अच्छा है। तो क्यों कहते हैं, बिकॉज डैट ऑफ दिस रीजन्स,
ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस आएंगे, और इन्हीं क्वेश्चंस के सिमिलर वर्ड टू वर्ड जो है डिफरेंट, थोड़े बहुत अक्सर डिफरेंट कर देंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस यही पूछे जाएंगे। तो ये आपका BPCS 186 जो कि आपका सेकेंड ईयर का तनाव प्रबंधन कोड है, ये कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, और इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो पूरा का पूरा एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। क्लियर है?